बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ज़ंजीर दिल के साथ मैं हूँ शादाब रियाज़ और मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट फैज़ुल्लाह ख़ान नियाज़ी साहब। आज हम सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट के हवाले से। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने जो है वो इस पर समाअत की और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा जो हैं उनकी जानिब से ये फ़ैसला तहरीर किया गया। मामला क्या था? मामला ये था कि ख़वातीन को हरासा करने से मुतालिक मुख्तलिफ इसकी इंटरप्रटेशंस की जाती थी। अब सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के बाद जो है इसको एक मुकम्मल तौर पर वाज़े कर दिया गया है कि क्या क्या मामला जो है वो ख़वातीन को हरासा करने के मामले में आते हैं और क्या क्या नहीं। तो फैज़ुल्लाह साहब ये बताइएगा कि क्या थी इसमें जजमेंट में, क्या मांगा क्या गया था और क्या फ़ैसला आया? ये देखें, इस जजमेंट का बेसिक मतन ये था, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट हरासमेंट इन वर्क प्लेस जो कानून है उसके अंदर हरासमेंट की डेफिनेशन के ऊपर एक जजमेंट आई थी जिसके खिलाफ रिव्यू फाइल किया गया था। अब सारा का सारा जो सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की जो जजमेंट है वो इंटरप्रिटेशन एक लफ्ज़ की करती है और वो लफ्ज़ है जो सेक्शन 2H गालिबन के अंदर उस एक्ट के हरासमेंट की डेफिनेशन के अंदर इस्तेमाल लफ्ज़ सेक्सुअली का हुआ है। और देखना सुप्रीम कोर्ट ने ये था कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो इस्तदा थी वो ये थी कि देखना ये है कि क्या आप जो डेफिनेशन है ये डेफिनेशन सिर्फ एक सेक्सुअल एक्ट या जिनसी हरासगी से मुतल्लिक है या क्या इसकी एक ज़्यादा ब्रॉड डेफिनेशन जो है वो लेनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बेसिकली इस चीज़ के ऊपर एक फाइंडिंग दी है और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी जजमेंट है जिसके बड़े फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इस हमारे माशरे के ऊपर। अब देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि जनाब जहाँ पर आप बात करती हैं सेक्सुअल हरासमेंट की, जिनसी हरासगी की, वो ना सिर्फ सेक्सुअल इन नेचर यानी कि किसी को जिनसी तौर पर हरासा करने से उसका लेना देना है, बल्कि जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगी, एक इम्तियाजी सलूक आ जाएगा एक किसी के जेंडर की बेस के ऊपर, तो वहाँ पर भी ये एक्ट जो है ये लगेगी और वहाँ पर भी इस कानून का इतलाक होगा और वहाँ पर भी हरासमेंट तस्वर की जाएगी कि हुई है। अब इसको अगर डायसेक्ट किया जाए तो ये फिर एक बहुत लंबी डिबेट इस पे खुलती है जिसके 2 पहलू हैं। जिसकी 2 साइड्स हैं। पहली साइड इसकी ये है कि जी अगर तो आप क्योंकि इस कानून का मकसद ये था और ये वो है जो अदालत ने भी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी अपने हुक्मनामे में कहा कि अगर तो इसको देखा जाए कि क्या नीयत थी इस कानून को बनाने पर, तो फिर ये नजर आता है कि सिर्फ और सिर्फ ये प्रोटेक्शन, ये जो एक्ट है ये इसका इतलाक सिर्फ जिनसी हरासगी पर नहीं होगा, जहां पर भी डिस्क्रिमिनेशन या इम्तियाजी सलूक होगा वहां पर भी आएगा। और उसके अंदर अदालत ने जो लफ्ज़ है सेक्सुअली उसकी एक बहुत डिटेल्ड इंटरप्रिटेशन, उसकी डेफिनेशन की डेप्थ में जाके ये कहा कि जी हमें ये यहाँ पर नजर आता है कि ये सिर्फ और सिर्फ जिनसी हरासगी नहीं, ये जो है वो इम्तियाजी सलूक या डिस्क्रिमिनेशन पर भी आएगा। और इससे होगा ये कि जहां पर भी इम्तियाजी सलूक किसी के जेंडर की बेसिस पे होगा उसको तस्वर किया जाएगा कि ये हरासमेंट है। ये एक पहलू है, ये एक साइड है आर्गुमेंट का। दूसरी साइड ये है कि शायद इसकी ये इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट की जो है ये एक फ्लड गेट खोल देगी, एक पेंडोरास बॉक्स खोल देगी कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड कर दी है इसकी इस जो डेफिनेशन को उसको। अब अगर आप ये कानून देखते हैं तो इस कानून के अंदर हरासमेंट का एक हरासमेंट के खिलाफ एक्शन का एक पूरा प्रोसीजर लेड डाउन है। वो प्रोसीजर ये है कि हर कंपनी के अंदर एक इंक्वायरी कमेटी फॉर्म की जाएगी। उस इंक्वायरी कमेटी के 3 मेंबरान होंगे। उस इंक्वायरी कमेटी के खिलाफ उस इंक्वायरी कमेटी में किसी बंदे के खिलाफ जो है वो एक कंप्लेंट फाइल की जाएगी हरासमेंट की। वो इंक्वायरी कमेटी जो है वो उसको देखेगी और उसके बाद दोनों पार्टियों को सुनकर, शवाहिद देखकर एक फाइंडिंग देगी, एक रिकमेंडेशन देगी कि एक या माइनर पेनल्टी या मेजर पेनल्टी जो है
वो दी जाए। अब मेजर वो उसकी बहुत ज्यादा इकसाम इस क्या एक्ट इसमें के आएगा अंदर है, penalty में जिसके किस अंदर तरह? आपकी ये भी कर सकते हैं कि वो आपको आपकी कोई प्रमोशन है तो वो रोकते हैं, आप पर फाइन लग सकता है, आप पे इस तरह के बहुत ज़्यादा 10-12 मुख्तलिफ जो पेनल्टीज हैं वो मौजूद हैं। इंक्वायरी कमेटी की फाइंडिंग के खिलाफ, जिसको भी इंक्वायरी कमेटी की फाइंडिंग सही नहीं लगती, वो एक अपील करता है ओम्बड्समैन के खिलाफ या ओम्बड्सपर्सन के खिलाफ। वहां से फिर उसकी एक रिप्रेजेंटेशन जाती नहीं, है। इसकी इंक्वायरी कौन करेगा? इसकी खातून इंक्वायरी मुतसिब जो है वो नहीं, करेंगे? वो कंपनी के अंदर ही ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल इंक्वायरी होगी। हाँ, उसके अंदर एक 3 मेंबर कमेटी बैठती है, उससे वहां फिर अपील जाती है ओम्बड्सपर्सन के पास, और फिर वहां से रिप्रेजेंटेशन जाती है या गवर्नर या प्रेसिडेंट के पास। ये उसका प्रोसेस है। अब इस जजमेंट के अंदर एक इंटरेस्टिंग बात जो जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने बारहा दफा कहा, वो ये था कि देखें, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि कंप्लेनेंट कौन हो सकता है, तो ये कंप्लेनेंट सिर्फ और सिर्फ खवातीन नहीं हो सकते, ये कंप्लेनेंट मर्द भी हो सकते हैं, और मर्द भी हरासमेंट के खिलाफ कंप्लेंट इसी कानून के तहत ला सकते हैं और इस कानून के अंदर दिया हुआ प्रोसीजर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये भी एक अच्छी एक डेवलपमेंट है, इसकी जो डेफिनेशन है या इस एक्ट की जो इतलाक है उसको ब्रॉडन कर दिया गया है ताकि दोनों जो जेंडर्स हैं उसको इंक्लूड किया जाए इसके अंदर। लेकिन देखिए, बात मेरा जो इसके अंदर थोड़ा सा जो मैं अभी इसको मुझे लगता है कि क्रिटिकली एनालाइज करना चाहिए जिस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि देखें, जहाँ तक हरासमेंट की बात है, मेरी नज़र में जिसको भी या जिसके खिलाफ ये डिटरमिन हो जाता है कि उसने हरासमेंट की है किसी की, चाहे वो मर्द हो या वो औरत हो, उसके खिलाफ एक्शन जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए और उसके खिलाफ कानून को हरकत में आना चाहिए और एक मिसाल कायम करनी चाहिए, ताकि इस तरह की एक गलीज हरकत जो है वो हम अपने मुआशरे से मिटाएं। और मुझे लगता है कि हम सारों की कोशिश भी यही होनी चाहिए कि इसको जो कंप्लेनेंट हो उसको जितनी ज़्यादा आप आसानी दे सकें सारे मामले के अंदर वो दें, साथ साथ जो इसके खिलाफ कंप्लेंट आई हो उसका भी जो ड्यू प्रोसेस के राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट हो। तो एक बैलेंस क्रिएट करके करना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर एक्शन बहुत स्विफ्ट होना चाहिए और बड़ा सख्त होना चाहिए। दूसरी तरफ इसका ये भी पहलू फिर हमने देखना है कि क्या इसकी अगर हम जो डेफिनेशन है हरासमेंट की वो इतनी ब्रॉड कर दें कि उसके अंदर आप ना तो सिर्फ हरासमेंट जिस तरह हम हरासमेंट को समझते हैं या जिस तरह एक्ट में हरासमेंट लिखी हुई है उस तरह समझी जाए, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन को भी बीच में ले आए, तो मुझे सिर्फ उससे खदशा ये है कि शायद ये एक दरवाज़ा ना खोल दे फ्रिवलेस क्लेम्स और कंप्लेंट्स का, जिसका फिर जो एंड रिजल्ट होगा वो ये होगा कि जिनके साथ असल में ये ज्यादतियाँ हुई हैं, जिन्होंने ये इतने ये एक हैवानी अमल जो है जिनके साथ हुआ होता है, सिर्फ उन्हीं को पता होता है कि ये कितनी बुरी चीज है, उनकी जो एक्चुअल विक्टिम्स हैं, आप कहीं उनको गलती से साइडलाइन ना कर दें या उनके जो मसाइल हैं उनको ओवरशैडो ना कर दें, इतना इस डेफिनेशन को ब्रॉड फैज बात जगह पे जो दफातर हैं उनके अंदर बड़ा ये चीज़ देखने में आई है कि खातून की प्रमोशन रोक दी जाती है। अच्छा, बज़ाहिर अब उसको किसी तरीके से हरासा नहीं किया जा रहा जिस तरह नॉर्मली जिनसी हरासगी की बात करते हैं, लेकिन उसकी प्रमोशन रोक ली जाती है, उसका जो मतलब उसको एक जो उसका राइट है उसको रोक लिया जाता है, इसलिए कि जी ये तो मेरे जो डायरेक्ट बॉस है ये उसके साथ मतलब घस के बात नहीं करती, या ये जो इस तरह के मामलात होते हैं, इसको फिर किस तनाजुर में देखा जाएगा? अगर तो जो भी डायरेक्ट बॉस है या कोई को वर्कर है वो एक खातून की जो कंपनी के अंदर या उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रमोशन या काम करने की एबिलिटी जो है उसको इस चीज़ पर मबनी कर देता है कि क्या वो हंस के बात करती हैं या क्या वो कोई ऐसी जिनसी हरासगी की चीज़ बीच में आ जाती है, तो फिर तो इसका इतलाक होना चाहिए। जहाँ तक ये बात है कि सिर्फ इसीलिए नहीं दी प्रमोशन या रोक दी गई कि जी इसको ये खातून है और सिर्फ इनके खातून होने की वजह से रोक दिया जाए, तो देखें उसके ऊपर मुझे लगता है कि आपको अपने जो लेबर लॉज हैं, आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट लॉज को सख्त करना चाहिए। आपका आइन तो ऑलरेडी आर्टिकल 25 के अंदर ये हक जो है वो प्रिजर्व करके गारंटी करता है। आइन तो एक स्टेप आगे जाकर ये कहता है कि अगर आपने डिस्क्रिमिनेशन करनी है औरतों के हक में मर्दों के खिलाफ तो आप वो भी कर सकती हैं।
आइन तो इस हद तक जाता है हमारा, और ये अच्छी बात है, जाना भी चाहिए। लेकिन बात यह है कि हमें, मेरी नज़र में ज़रूरत हमारी ये है कि हम सही चीज़ को सही तरीके से करें, ना कि ऐसे तरीके से करें जिससे जो असल इशू है उसको भी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएं और वो इशू रिजॉल्व ना हो। मुझे बिल्कुल भी किसी किस्म की ग्रीवियंस नहीं है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, ना ही मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने ऑर्डर में प्रिंसिपली एक बात लिखी है वो गलत है। मेरा सिर्फ ये है कि अगर आपने डिस्क्रिमिनेशन को इधर लाना था तो फिर हो सकता है कि हरासमेंट ओवरशैडो हो के डिस्क्रिमिनेशन जो है वो सामने आ जाए और उसके इल्जामात जो हैं वो ज़्यादा हो जाएं, और जिन लोगों के साथ हरासमेंट जैसा भयानक कोई हरकत होती है उनकी जो क्लेम्स हैं वो ओवरशैडो ना हो जाएं, वो साइड लाइन ना हो जाएं, या उनको फ्रिवलेस साइड पे ना फेंक दिया जाए। मुझे सिर्फ इस चीज़ से ये खदशा है। और इसकी देखिए, इसमें मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का नहीं कह रहा कि अल्लाह माफ़ करे उनकी जजमेंट गलत थी। मेरा सिर्फ ये है, और इसके अंदर ये चीज़ें भी होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए। देखें, इसमें अदालतों का भी हमारे हाथ जो है वो बंधे हुए हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में कानून साजी जो है वो बड़ी जो है वो मुख्तसर तरीके से होती है, और वो जिन चीज़ों पर होनी चाहिए उन पर एक एफिशिएंट और क्लियर कानून जो है वो नहीं बनाया जाता, और इसी चीज़ को रेक्टिफाई करना चाहिए। और इसके अंदर मुझे लगता है कि ना तो सिर्फ हमारी हुकूमत का अमल बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिविल सोसाइटी का अमल बहुत ज़्यादा है, हमारे माशरे का अमल बहुत ज़्यादा है। हमें चाहिए कि इस तरह की चीज़ों पर जो है वो एक आवाज़ उठाएं। देखें, अब आप इस वक्त हम एक मीडिया के मीडियम से इसके ऊपर बात कर रही हैं, तो क्यों ना मीडिया जो है इस चीज़ पर और ज़्यादा आवाज़ उठानी, एक कैंपेन चलानी शुरू करे, ताकि जो ख़वातीन घर से काम करने के लिए निकलती हैं, अपने आप को एज प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी इंस्टिल करने के लिए निकलती हैं, अपना को नाम बनाने, मुल्क की खातिर कुछ करने के लिए निकलती हैं, हमें चाहिए कि मुआशरे की तौर पर हमें उनकी हिफाजत करनी चाहिए, और हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि उनको उसके अपने वो काम करने में किसी किस्म का कदगन जो है वो ना पेश आए। तो इस चीज़ के ऊपर एक सोशली एक नेशनल लेवल पर एक कैंपेन चलने की ज़रूरत है, ताकि ये जितने भी कवानीन हैं उन सारों के ऊपर कुछ ना कुछ जो है वो काम जो है वो शुरू हो, और इस तरह की प्रोटेक्शन खवातीन के लिए हमें यकीनी बनानी चाहिए। फैजुला, अगर ये इसको मैं थोड़ा सा इसको मुझे आप ब्रीफ करें, जैसे कि एक खातून है बहुत कॉम्पिटेंट है अपनी जॉब में, अपने काम में, और उसकी प्रमोशन होनी है और हेड बना देना उसको, लेकिन जो मैनेजमेंट है वो ये चीज़ सोचे कि भाई ये क्योंकि खातून है और ये कमज़ोर है, ये उस तरीके से डिलीवर नहीं कर सकती, और उसको इस बुनियाद पे रोक दिया जाए और किसी उससे कम कॉम्पिटेंट मर्द को बना दिया जाए, तो ये किस ज़मरे में आएगा? ये तो देखें, ये बिल्कुल एक बेबुनियाद सी बात होती है कि खातून जो है वो कमज़ोर है। खातून इतने सालों से अगर किसी कंपनी में काम करके एक सर्टेन पोजीशन होल्ड करके और इस अपने आप को इस लेवल पर ले आई हैं जिसके ऊपर वो और सिर्फ एक मर्द जो है, ये दो लोग एक टॉप पोजीशन के लिए कंटेंडर्स हैं, तो इसका मतलब है कि उन खातून के अंदर कोई टैलेंट था जो वो इस हद तक पहुंची हैं। और इस तरह की बातें कर साइडलाइन करना, मुझे लगता है ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है एंड इमोरल है। इस तरह की बात के ऊपर आपने सिर्फ अगर डिस्क्रिमिनेशन करके सिर्फ इस उस पे कि वो खातून है, मेरिट अंदर आपने देखा ही नहीं और आपने साइडलाइन कर दिया, तो ये चीज़ बड़ी नामुनासिब है और ये रोकनी चाहिए। और मेरा यही पॉइंट है कि इसके ऊपर हमें मुआशराती तौर पर एक आवाज़ उठानी चाहिए, समाजी तौर पर आवाज़ उठानी चाहिए, और हमें चाहिए कि हम अपनी ख़वातीन को, अपनी माओ बहनों को जो घरों से निकलती हैं अपना करियर बनाने के लिए, उनको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन दी जाए। अब जो आपने बात की कि ये कायम, मेरी नज़र में, इन माई हम्बल ओपिनियन, ये आना नहीं चाहिए था इस कानून के अंडर। इसको या एम्प्लॉयमेंट या लेबर लॉज देखेंगे और साथ आइन का आर्टिकल 25 ये चीज़ प्रोटेक्ट करता है। ये कह देना कि जी जो आपकी डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर वो हरासमेंट के ज़ुमरे में आ जाती है, वो चीज़ अगेन थोड़ी सी मेरे लिए एटलीस्ट हजम करनी जो है वो मुश्किल है, क्योंकि मेरी नज़र में ये दो डिफरेंट इश्यूज़ हैं, ये इतने कनेक्टेड नहीं है जितना हम समझ रहे हैं कि हम बिल्कुल ही इनको जोड़ के एक इशू बनाते हैं। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक लेते हैं फैजुल्ला यहाँ पर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो सुप्रीम में जो इलेक्शन बरवक्त करवाने से मुतालिक मामला चल रहा है और उस पर नज़रसानी की एक दरख्वास्त भी दायर की गई, यानी कि एक अलग मामला है जिसमें नज़रसानी का इख्तियार दिया गया, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। जी फैजुल्ला, सुप्रीम कोर्ट में भी आजकल काफ़ी ज़्यादा मामला चल रहे हैं और इलेक्शन जो करवाना था उसमें पंजाब और KPK में उस हवाले से तो समात मुलतवी की गई और कहा यह गया है कि एक और मामला जिसमें नज़रसानी की जो है वो दरख्वास्त जो दायर करने से मुतालिक भी कानून पास किया गया, उस पर क्या बात करेंगे आप? देखें, पहले तो मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान KPK में इलेक्शन करवा रही थी? क्योंकि जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन जाती है वो तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये केस तो सिर्फ पंजाब की हद तक वो था। KPK तो साइड लाइन हो के KPK के इलेक्शन तो बुला दिए गए थे। देखें, अब बात ये है कि एक डेट दी गई, वो डेट क्रॉस हुई, एक और डेट दी गई, वो डेट भी क्रॉस हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा, जैसे आपने अर्ज किया कि हमने जो रिव्यू वाली एक्ट है वो देखेंगे, उसकी हम जो भी आईनी हैसियत है उसका जायजा लेकर उस पर फैसला देके फिर इलेक्शंस पे आएंगे। तो सवाल यह है क्यों? अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले दिन से इतना जल्दी में थी तो यकदम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्यों इसको वो करती है? आपकी रिव्यू वाली जो बात है, वो रिव्यू वाला कानून जो है वो सुप्रीम कोर्ट देख लेती, लेकिन अभी जो इलेक्शंस वाली बात है उसको इंडिपेंडेंटली लेके चलती। उसके अंदर भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से दरख्वास्त आई हुई है और उसको भी सुप्रीम कोर्ट देख लिया, लेकिन उसको इंडिपेंडेंटली लेकर चलती। मेरी नज़र में बात यह है कि इतना केओस मच गया इस मुल्क के अंदर और इतनी ज़्यादा एक एयर ऑफ अनसर्टेनिटी है इस वक्त मुल्क के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को शायद ये बात समझ में आई कि हम इमीडिएट नहीं, ज़रा थोड़ा सा चीज़ें डाई डाउन करके और जो सियासतदानों के मसले हैं वो सियासतदानों की हद तक हम रखते हैं। लेट्स लेट द पॉलिटिशियंस डिसाइड दिस। अब देखिए, मुल्क के अंदर सियासी जो एक्टिविटी है वो एक अरूज पे है, नई पार्टियां बन रही हैं, कुछ पार्टियों से बंदे टूट के दूसरी पार्टियों में जा रही हैं, सियासी इत्तेहाद बन रही हैं। ये सारा एक दफ़ा अमल कंप्लीट होगा तो आपकी इलेक्शंस उसके बाद ही होंगे, उससे पहले आपके इलेक्शंस नहीं होने। बेशक मैं ये बात आपको कहता हूँ कि आईने पाकिस्तान कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस हैं, लेकिन अब जो आप 90 दिन का थ्रेशोल्ड क्रॉस कर गए हैं तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को जब इस की हियरिंग वापस रिज्यूम की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि आप सियासतदानों को ये मसले खुद हल करने दें। देखें, ये बहुत ज़रूरी है। ये इंटरफेरेंस जो है आईनी, खैर आईनी की मैं बात नहीं करता, लेकिन ये इंटरफेरेंस जो है इसकी वजह से जो आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो इफेक्ट हो रही है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके मुल्क पे बहुत देर तक चलेंगे अगर इनको इंडिपेंडेंटली रिजॉल्व आपने ना होने दिया। जहां पर आइन शिकनी कोई करे, जहां पर कोई गैर कानूनी काम करे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर एक्शन ले। अगर कोई फॉर एग्जाम्पल किसी के खिलाफ कोई ऐसी विंडिक्टिव कार्रवाई शुरू हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट अदालतों को के सामने ये बात आती है, अदालतों को इसके ऊपर बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। लेकिन बात ये है कि आप इलेक्शंस की हद तक अगर बात करते हैं तो आप इलेक्शंस जो हैं वो शादाब भाई अक्टूबर से पहले तो मुझे इस मुल्क के अंदर इलेक्शंस होते नज़र नहीं आ रहे हैं। आई एम श्योर आपका भी यही मौक़िफ़ होगा इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो बात ये है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो ये रिव्यू वाली जो कानून है जिसकी आईनी हैसियत देख रही है, ये कानून भी सुप्रीम कोर्ट को इसी हेयरिंग के दौरान ही, इसी केस की हेयरिंग के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट के सामने आया और इलेक्शन कमीशन की भी गालिबन एक रिव्यू पिटिशन जो है वो पेंडिंग है। तो अब रिव्यू का कानून देखकर वापस बाय द टाइम सुप्रीम कोर्ट मूव बैक करेगी, मुझे लगता है उसके बाद अब अगर अब आप कह भी देते हैं इलेक्शन कराएं तो अगस्त से पहले तो इलेक्शन नहीं होते और फिर अगस्त से हल्का सा डिले हुआ तो अक्टूबर में जाएगा। ये चीज़ पहले दिन से ही सियासतदानों को आपस में बैठकर एक रिजॉल्व करनी चाहिए थी और इस तरह के पॉलिटिकल मामलात के अंदर मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पहले दिन से आना ही नहीं चाहिए था। ये जो एक केओस मचा है और एक हमने कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल क्राइसिस अपने मुल्क में देखा है पिछले को 4-5 महीने से जो लगातार चलता आ रहा है, अब तो गालिबन 6 महीने से, जनवरी से ये शुरू हुआ है। इसकी इब्तदा भी मैं याद कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के ही ऑर्डर से हुई थी जो आर्टिकल 63A वाली जजमेंट थी। अब बात यह है कि जब इस तरह के मामलात के अंदर सुप्रीम कोर्ट या अदालत कोई भी हो वो एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करके और इस तरह के मामलात में या इस तरह के फैसले दे दे जिस तरह के फैसले उनको नहीं देने चाहिए थे, तो फिर उसका एक सर्टन ब्लोबैक तो आएगा और उसके सर्टन कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे। आप एक आईनी सतह पर जब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर फैसले देना शुरू कर देती है और पॉलिटिकल इश्यूज के अंदर जो है वो
इंटरफेरेंस शुरू कर देती है अपने फैसलों के ज़रिए से, तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी पॉलिटिकल लेवल पे बहुत बड़े और बहुत लंबे चलते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, इस पर भी समाअत की जा रही है कि ये पार्लियामेंट ने मंजूर किया, फिर सदर मुमलिकत की तरफ से भी साइन कर दिए गए उसके ऊपर। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये कानून की सूरत इख्तियार कर गया है। अब सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट, आप रिव्यू वाली की बात कर रही हैं गालिबन, जो दूसरा कानून इन्होंने जी 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 बिल्कुल। वो देखिए, वो सदर ने साइन कर दिया, पार्लियामेंट ने इनाक्ट कर दिया। मेरा जो पिछला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो पिछला सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड किया था, ऐसा कानून जो अभी कानून बना ही पूरी तरीके से नहीं था, उसको ही सस्पेंड कर दिया। मेरा तब भी ये मौक़िफ़ था कि हमारी नेशनल असेंबली के पास पूरी तरीके से आइन के तहत ये पावर है कि वो इस तरह के कानून साजी कर सकती हैं। वो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन किसी भी मामले में बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते। अगर वो सप्लीमेंट करती हैं सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को, तो उस तरह की कानून साजी बिल्कुल जो है वो आपका जो नेशनल असेंबली है वो कर सकती है। देखिए ना, इसकी छोटी सी मैं आपको एग्जांपल दूं। सुप्रीम कोर्ट से हट जाती हैं, हम हाई कोर्ट पे आ जाती हैं। शदाब भाई, हाई कोर्ट की जो हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल वो आइन से बनाया गया। हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 199 के अंदर लेड डाउन है। अब हाई कोर्ट की आर्टिकल 199 की जुरिस्डिक्शन के अलावा बहुत ज़्यादा कानून हैं जो हाई कोर्ट को डायरेक्ट ट्रायल करने की भी पावर जो है वो दे देती हैं। एक कानून जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑर्डिनेंस है 2001 का, जिसके अंदर बैंकिंग की जो मामलात में जो लोन की रिकवरीज हैं वो देखी जाती हैं। वो एक सर्टेन अमाउंट से बात लोन की तादाद ज़्यादा हो जाए तो हाई कोर्ट जो है वो डायरेक्टली देखती है। कानून हाई कोर्ट को अपील सुनने की भी ताकत देता है। तो क्या ये सारे कानून भी गलत है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ठीक थे। क्यों? क्योंकि आपने सप्लीमेंट किया, आपने सप्लीमेंट की अदालत की पावर, आपने एक आईनी अदालत की जो जुरिस्डिक्शन या उसकी ताकत है उस पर कदगन नहीं लगाया, उसको बढ़ाया। जब भी आप बढ़ाएंगे, आपके पास उसकी जो ताकत है, बढ़ाने की जो अथॉरिटी है वो पार्लियामान के पास है। हाँ, अगर तो वो कम कर रहे होते या रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते सुप्रीम कोर्ट की ये अथॉरिटी या सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन, तो फिर बिल्कुल ये बात होती कि वो नहीं कर सकते थे, वो कानून गैर आईनी हो जाता। लेकिन इस मामले के अंदर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने पिछला बिल भी जो है वो सस्पेंड किया, इस बिल की भी अब जो आईनी हैसियत देख रही है, सुप्रीम कोर्ट ने ये तयन करना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नेशनल असेंबली के बनाए हुए कानून का इतलाक होगा या नहीं होगा। अगर तो सुप्रीम कोर्ट कहती है नहीं होगा, तो फिर मैं ये बात करूंगा कि इसके बहुत फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और इस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी जुरिस्डिक्शन कल को अगर किसी और एक्ट के थ्रू बढ़ानी चाहिए, किसी और जुरिस्डिक्शन, फॉर एग्जांपल बैंकिंग जुरिस्डिक्शन या किसी किस्म की भी कोई पावर सुप्रीम कोर्ट को, कोई भी ताकत सुप्रीम कोर्ट को देनी चाहिए पार्लियामान ने, तो वो नहीं दे सकेंगे। और मुझे लगता है कि इस तरह जो इन्होंने कानून साजी की थी, उस कानून साजी के ऊपर एक ये भी बात उठी थी कि शायद ये कानून साजी के ज़रिए नहीं हो सकता था, आम कानून साजी के ज़रिए नहीं हो सकता था, इसके लिए आइन में तरमीम करने की ज़रूरत थी। तो मेरे लिहाज से और मेरा बड़ा बादब मेरा जो इस पे ओपिनियन है वो ये है कि इसमें आइन की जो तरमीम है उसकी ज़रूरत नहीं थी। सिंपल कानून साजी नेशनल असेंबली की काफ़ी थी इसको डील करने के लिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फैजुल्ला खान नियाज़ी साहब आपका। नाज़रीन, इतना ही जो नए टॉपिक्स के साथ फिर हाजिर होंगे। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।